ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जोसेफ हलील ओन हैज बिकेम 14th प्रेसिडेंट इच कंट्री। अच्छा, जो जोसेफ है ये लेबनान का प्रेसिडेंट है, ठीक है। अब ये बेटा आपने इसको क्लियरली इन चीज़ों को याद रखना है कि जो जोसेफ अली लोन है इसके इसकी पोजीशन क्या है। इसकी पोजीशन है प्रेसिडेंट। अब मैं फर्दर हर कंट्री की डेमोक्रेसी में तो नहीं जाऊंगी, लाइक मैं उनका पॉलिटिकल सिस्टम तो नहीं यहाँ पे जो है वो एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन ये जस्ट करंट अफेयर्स के हवाले से मैं आपको गाइड करूंगी कि इनको आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है या कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आप पेपर में आ सकते हैं अगर रिसेंटली आपका कोई ना कोई पेपर है तो। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूँगी, मैं अपनी हर क्लास में इस बात को डिस्कस करती हूँ कि अगर आप में कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनका पोटेंशियल इन चीज़ों से ज़्यादा है, ठीक है, उनके पास वो मोटिवेटेड है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो वो मोर के बारे में नॉलेज जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स। लेकिन यहाँ पे आपकी अकेडमी में जो आपको प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट और आप कह सकते हैं कि मतलब कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है कि आपके पेपर में आएगा उसको शेयर किया जाता है। यहाँ पे आप इस तरह से कह सकते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स में से देखा जाता है कि अगर डाटा वहाँ पे मौजूद है तो उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा होता है उसको लाकर हम आप यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं। एक तो आपने ये याद रखना है कि जो जोसेफ अली लोन है उसकी पोजीशन क्या है, प्रेसिडेंट, और उसका नंबर कौन सा है, 14th। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कि वो कौन सी कंट्री का प्रेसिडेंट है, लेबनान का। और वहां पे प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, नजीब, ठीक है, नजीब मिकाती। पोजीशन याद रखनी है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपने उसकी पोजीशन याद रखनी है, उसका नाम याद रखना है, उसका नंबर याद रखना है, वो कौन से नंबर पे प्रेसिडेंट है और वो किस कंट्री का प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं। एक, आपको उसका नाम आना चाहिए, किस कंट्री का है वो, कौन से नंबर पे प्रेसिडेंट बना और उसकी पोजीशन कौन सी है, आइदर वो प्रेसिडेंट है या वो प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर कब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। जनवरी 7, 2025 में ये स्टार्ट हुई थी और कैलिफोर्निया में, दैट इज द रीजन ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, ये अमेरिका में है। काफी दिनों तक, दैट इज सेट कि काफी दिनों तक ये जो है वाइल्ड फायर चली थी और इसने काफी ज्यादा नुकसान किया था। अब जैसा कि आपको पता चल रहा है वाइल्ड फायर, उसके नाम में लिखा हुआ है वाइल्ड फायर, लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर्स। तो ये याद रखिए जो वाइल्ड फायर्स होती हैं इनके बारे में ये कॉन्सेप्ट है कि वो फायर्स होती हैं जो कि इन्वायरमेंट की वजह से ना ये आग लगी। इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट से हार्श इन्वायरमेंट होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि इस फायर को किसने इग्नाइट किया है, ठीक है, इग्निशन किसने की है, इन्वायरमेंट, मौसम की वजह से ये जो आग लगती है, हार्श इन्वायरमेंट होता है उसकी वजह से। और वैसे भी ये जो इस तरह की फायर्स होती है जंगलात में लगती रहती है, वाइल्ड फायर्स, और इसके डिफरेंट रीजन हो सकती हैं, मतलब टेम्परेचर इसके रीजन हो सकता है और भी काफी ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट है करंट प्रेसिडेंट ऑफ गाना। तो प्रेसिडेंट जो गाना का प्रेसिडेंट है वो है जॉन महामा। अब यहाँ पे जो अपनी चीज याद रखनी है वो ये है कि गाना जो है वो कौन सी कंट्री, मतलब किस कॉन्टिनेंट में कंट्री आती है। तो ये साउथ अफ्रीका में आते हैं, जिस तरह जैसे जितनी भी कंट्रीज है ना, लाइक इथोपिया, गाना, सोमालिया, ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं सुनो, जैसे मैंने गाना, उसके बाद काफी ज्यादा कंट्रीज, लाइक इस तरह की जो कंट्रीज है ना ये उसमें आती है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, मतलब इनके नेम्स मतलब इसी तरह के होंगे। लाइक अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उनके नेम्स डिफरेंट है, लाइक स्विट्जरलैंड है, ठीक है, उसके बाद उसमें वेटिकन सिटी है, रोम है, इटली है, ग्रीक है, ठीक है, इस तरह से वहां पे वो यूरोपियन कंट्रीज से तो वैसे भी आप लोग फेमिलियर होंगे। इसके बाद अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिकन स्टेट्स हैं डिफरेंट। एशिया की बात करें तो एशिया में पाकिस्तान है, चाइना, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंडोनेशिया और बाकी रीजन है सारे, जापान है, ठीक है, कोरिया है, चाइना है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो वो जो है वो सऊदी अरेबिया, ओमान है, कतर है। ये एक मैप आपको पता ही होगा क्योंकि आई गेस आपकी वो भी क्लासेस होती हैं। तो जो गाना ये किस में आता है, ये साउथ अफ्रीका में आता है, दैट इज द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका।
साउथ अफ्रीका बेसिकली क्या है, कॉन्टिनेंट। कितने मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं फिलहाल? जी स्टूडेंट्स, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 5। की बात है, 5 कॉन्टिनेंट्स हैं। 7। 7 7 है कॉन्टिनेंट्स मैम। मैम। जी जी, क्या कह रही है? 7 कॉन्टिनेंट्स मैम। ठीक है, और जो साउथ अफ्रीका है वो कौन से नंबर है? चलो ठीक है, इन चीजों को भी आप ना एक दफा रिव्यू कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबोवो scheduled टू हिज मेडन ऑफिशियल विजिट टू पाकिस्तान। अब हमने इसका विजिट भी, अच्छा एक और चीज भी याद रखें, ये तो यहाँ पे कुछ जैसे मैंने इंडोनेशियन प्रेसिडेंट का हाईलाइट किया हुआ है, इसमें आपने जो है वो कुछ विजिट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान का जो है ना प्राइम मिनिस्टर, उसके विजिट्स हैं, तो वो भी आपने जो है वो याद करने हैं। उन्होंने पहला विजिट कब कहाँ पे किया था, ठीक है, दूसरा विजिट कब कहाँ पे किया था, कब भी और कहाँ, डेट भी याद रखनी है और किस कंट्री में उन्होंने विजिट किया था ये भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो मेंशन है कि जो डिफरेंट कंट्रीज ने 2025 के में पाकिस्तान में विजिट किया वो मेंशन। नेक्स्ट हम देखते हैं पाकिस्तान बिकेम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल फॉर, पाकिस्तान जो है वो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मेंबर बना है, नॉन परमानेंट मेंबर, कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक, फ्रॉम 2025 टू 2026, 2 साल के लिए। यूनाइटेड नेशंस का थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि यूनाइटेड नेशंस क्या है। यूनाइटेड नेशन में बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मेन काम क्या होता है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को पूरी दुनिया में सपोर्ट करना, पूरी दुनिया में पीस को मेंटेन करना। अब पीस का वर्ड मैं यहाँ पे क्यों हाईलाइट कर रही हूँ, बिकॉज यूनाइटेड नेशन के बनने का मकसद ही यही था। इससे पहले जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई गई थी। उसके बाद आपने जो इसका परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उसका नाम याद रखना है, आसिम इफ्तिहार अहमद, ठीक है। इसके अगर हम देखें ना, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 जो मेंबर्स होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और वो 10 डिफरेंट कंट्रीज में से हो सकते हैं। उसके बाद है वर्ल्ड बरेली डे, कब मनाया जाता है? बेसिकली जो वर्ल्ड बरेली डे है इसके हवाले से ये है, अच्छा इसकी आपने पहले तो डेट याद रखनी है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसमें अब हम ये तो नहीं कह सकते कि 2025 या 4 जनवरी 2024, ये हर साल 4 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये जो डे है, ये डे बेसिकली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो ब्रेली है इसको यूज किया जाता है जो ब्लाइंड और विजुअली अनपेयर्ड लोग होते हैं ना, उनकी लिटरेसी के लिए, फॉर एग्जाम्पल उनको सिखाने के लिए, डॉट्स होते हैं, ये एक बोर्ड होता है उसके ऊपर डॉट्स बने होते हैं, और वो क्या करता है हाथों से मतलब हाथों के जरिए ना वो सीखता है इन डॉट्स पे, जब अपने फिंगर्स इन पे रन करेगा ना तो उसको क्लियर हो जाएगा कि कौन से अल्फाबेट्स हैं, और बेसिकली इस बोर्ड से उसको उनको सिखाया जाता है। इसीलिए ये जो दिन है ये हर साल जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है।
चलिए नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब गजा सीज फायर के हवाले से क्वेश्चन है कि गजा सीज फायर कब स्टार्ट हुआ था? 19 जैन 2025 में। वैसे तो इसकी जो डेट है वो अक्टूबर 2024 है, लेकिन प्रॉपर्ली कब सीज फायर हुआ था? 19 जैन 2025 में। इसकी आपने डेट याद रखनी है, ठीक है? ये जनवरी वाली डेट जो आपने याद रखनी है। की टेक अवे से उसमें बेसिकली इनका जो डील वो क्या थी कि इनके दरमियान जो वार होगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है? इसके अलावा बाकी इनके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो पॉज हो जाएंगे, होस्टेजेस और जो प्रिजनर्स हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है? और इसराइल जो है वो अपनी फोर्सेस को रिपोजिशन कर लेगा, मतलब वो सारा का सारा जो होल्ड है जो उसने यहाँ पे अपनी फोर्सेस भेजी हुई थी वो उनको वापस बुला लेगा। लेकिन अगर हम देखें ना इस चीज़ को तो ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी। लाइक आप कह सकते हैं कि कम्प्लीटली जो सीज फायर इन्होंने वहाँ पे कमिट किया था कि सीज फायर होगा, उस तरह से प्रॉपर सीज फायर नहीं हुआ, ठीक है? अभी आप देख लें गाजा की जो हालात है, लेकिन बाकी वो चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर उसमें से हम देखें तो काफ़ी क्वेश्चंस और काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि आप न्यूज़ भी सुनते हैं। तो एक और भी चीज़ ये है कि जब भी आप न्यूज़ भी सुनते हैं तो हर न्यूज़ को भी आपने याद नहीं करना होता। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, वो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट है वो यही है कि गजा सीज फायर जो है वो कब स्टार्ट हुआ? 19 जैन 2025 में। लेकिन इसका इससे पहले एक दफ़ा अक्टूबर स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो ऑफिशियली नहीं था। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन गर्ल्स एजुकेशन इन मुस्लिम कम्युनिटीज। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये कब हुई? फ्रॉम जैन 11 टू जैन 12, ठीक है? अब ये जो है ये बेसिकली ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है और इसका मकसद क्या है कि पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उनको एम्पावर करना, ठीक है? फीमेल को या वुमेन को एम्पावर करना, ताकि वो क्या करें, वो जो है वो बढ़ चढ़ कर अपने जो काम है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, अपने काम अच्छे कर सकते हैं। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि वुमेन को सपोर्ट करने के लिए ये जो कॉन्फ्रेंस है ये की जाती है, ताकि उनको तालीम दी जाए, अच्छी तालीम मिलेगी, ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे, उनको मौके मिलेंगे तो उनकी एम्पावरमेंट होगी। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है 2025 में किस कंट्री ने इसकी एनुअल मीटिंग को किया था, आप कह लें कि ऑर्गेनाइज किया था। अब एनुअल मीटिंग है तो दैट मीन कि ये सालाना मीटिंग होती है, ठीक है? अब ये इसको फिर भी एक दफ़ा ना आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है, कि एनुअली होती है या 2 साल बाद होती है। वैसे तो आई गेस एनुअली होती है, लेकिन फिर भी आप लोग जो है वो कंफर्म कर लीजिएगा, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ तो गलती तो फिर किसी से भी हो सकती है, क्योंकि सम टाइम हमें कन्फ्यूजन भी हो जाती है, चाहे जितनी अच्छी हमारी मेमोरी क्यों ना हो। अब ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है? इसमें बेसिकली इस पूरी दुनिया के जो आप कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है? बिजनेसमैन होते हैं जितने भी इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो किसी ना किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। ये नहीं कि घर में बैठा हुआ कोई इंटेलिजेंट गया और वो इस इकोनॉमिक फोरम को ज्वाइन करें, नहीं। जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, जो स्कॉलर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो इसको ज्वाइन करते हैं। और वो क्या करते हैं बेसिकली अपने कोई ना कोई वो ऐसे कह ले कि वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम इकोनॉमी को, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हम इन्हें जो है ना वो कर सकते हैं, आप कह लें कि प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? किस तरह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को किस तरीके से हम जो प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें जो है वो हर कह सकते हैं हर इदारे के जो है वो स्कॉलर्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग, इसकी कौन सी कंट्री में इसकी एनुअल मीटिंग हुई थी? स्विट्जरलैंड में, यानी कि डावस स्विट्जरलैंड में, और दैट इज इन यूरोप। आपको पता ही होगा कि स्विट्जरलैंड कहाँ पर है? यूरोप में। और डेट आपने याद रखनी है फ्रॉम जनवरी 20 to 24,
अब इसमें एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था क्लास श्वाब। उन्होंने क्या किया था, इसका जो है वो इसके फाउंडर थे। उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी इन 1971 इस फोरम की। और इस फोरम का नाम क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मकसद क्या है इसका, कि पूरी दुनिया के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना, और किस तरह से जो इश्यूज, मतलब जिस तरह से इश्यूज को देखते हुए किस तरह से इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सकता है, ये लोग उस चीज पे बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर। ठीक है, अब जो एफबीआर है ये किसका इदारा है, ये पाकिस्तान में इदारा है एक। एफबी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब आपने रेवेन्यू की टर्म सुनी होगी। ठीक है, रेवेन्यू बेसिकली पैसे के लिए वर्ड यूज किया जाता है, फॉर मनी। ठीक है, जैसे आप किसी को कहते हैं कि ये मंथली इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो रेवेन्यू मींस कि वो कितने पैसे जनरेट कर रहा है, इतनी इनकम वो जनरेट कर रहा है। तो जो एफबीआर है पाकिस्तान में, ये एक ऐसा इदारा है जो क्या करता है, टैक्सेस को कलेक्ट करता है, इनकम टैक्सेस को, सेल्स टैक्सेस को ये कलेक्ट करता है। ठीक है, और इसका काम ही क्या होता है, उन टैक्स को कलेक्ट करना और वो गवर्नमेंट को देना। और बाकी जो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट जितने भी इदारे चला रही है, लाइक स्कूल, हॉस्पिटल्स, जितने भी गवर्नमेंट उसके सेक्टर्स हैं, वो फिर गवर्नमेंट उन्हीं टैक्सेस से पे करती है। अगर टैक्स का निज़ाम अच्छा होगा तो फिर गवर्नमेंट जो है वो गरीब नहीं होगी, लाइक वो अपने मामलात अच्छे से देख लेगी। और अगर टैक्स नहीं मिलेंगे तो फिर गवर्नमेंट क्या होगी, गरीब होगी। फिर वो अपने जो इदारे हैं उनको नहीं चला सकेगी, अपने जो उसके मुलाजिम हैं, जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं, फिर वो उनको पे नहीं कर सकेगी। तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट के, इनको जो सैलरीज मिलती हैं, ये बेसिकली कहाँ से मिलती है, उन्हें टैक्स से मिलती है, टैक्सेस से ही मिलती है। अदरवाइज गवर्नमेंट का कौन सा हम कह सकते हैं कि अलग से कोई बिजनेस होता है जहाँ से वो पैसा लेते हैं और फिर पूरी दुनिया के जितने भी उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनको वो देते हैं। ठीक है, तो इसका जो करंट चेयरमैन है उसका नाम क्या है, राशिद महमूद। ये कब इसने ज्वाइन किया था, 8 अगस्त 2024। अब जो एफबीआर का कह लें हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है, पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। जी बच्चे, क्लियर है यहाँ तक, आपको समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हम देखते हैं विच कंट्री होस्टेड द 9th इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज 2025। इसको, अच्छा, अब ये वाली जो टुगेदर फॉर पीस, अमन 2025 हम इसको कह सकते हैं, अमन 2025। और इसका लोगो क्या लिखा हुआ है, टुगेदर फॉर पीस। थीम क्या है इसका, टुगेदर फॉर पीस। नीचे आपको पिक्चर में कराची और पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हम आराम से इसको डिस्कस करते हैं, तो आप आगे आपको ना ये चीज़ें भी साथ साथ थोड़ी क्लियर होती जाएं, थोड़ा समझ आती जाए आपको कि नेवल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं। ठीक है, अब जो नेवल एक्सरसाइज होती है, इसमें डिफरेंट कंट्रीज की जो नेवीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो मिल के कुछ प्रैक्टिसेस करती हैं। ठीक है, कुछ एक्सरसाइजेस करती हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है कि उनके कुछ मिशन होते हैं। मिशन से हम ये कह सकते हैं कि कोई उनके इस तरह के मिशन नहीं होते कि उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, लाइक ये उनकी एक्सरसाइज होती है, उनकी प्रैक्टिस होती है। जैसे किसी ने खेलना हो, तो किसी ने खेल में जाना हो तो वो उससे पहले रिहर्स करता है। ठीक है, तो ये उनकी रिहर्सल ही होती है, बेसिकली एक्सरसाइज होती है इनकी। अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज क्या करती है, लाइक चाइना हो गया, यूएस हो गया, वो अपने बंधु को, ठीक है, उनके जो पर्सनल होते हैं उनको, उसके साथ जो उनके शिपमेंट्स वगैरह शिप्स होते हैं उनको भी साथ वो भेजते हैं इन एक्सरसाइजेस के लिए। और ये एक्सरसाइज जो 2025 में थी, ये पाकिस्तान ने होस्ट की थी, और ये 9th, ठीक है, इंटरनेशनल नेवल एक्सरसाइज थी। अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व थी। और दूसरा आपने ये याद रखना है कि ये कहाँ पर हुई थी, ये जो कराची सी है ना, वहां पे हुई थी। कराची में जो कराची सी है ना, वहां पे नेवल है, तो नेवी का आपको पता ही है कि वो जो है वो पोर्ट्स पे होते हैं,
जो कि मतलब एक सिस्टम है पाकिस्तान का, लाइक 3 फोर्सेस है, एक आर्मी है, एयर फोर्स और नेवल है। नेवल क्या करती है, उसका काम बेसिकली क्या होता है कि पोर्ट्स पे और जो समुद्री तरीके से अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करती है, डिफेंड करती है। तो जो एयर फोर्स होती है वो अगर कोई एयर में भेजता है ना, कोई भी मतलब एयर से अटैक करता है किसी भी कंट्री पे, तो वो एयर फोर्स उसको डील करती है। लेकिन जब ग्राउंड टू ग्राउंड होती है ना कोई वार ग्राउंड टू ग्राउंड, तो उसको फिर डील करती है आर्मी। ठीक है, तो वैसे तो नेवल भी ग्राउंड टू ग्राउंड ही होता है, लेकिन नेवल में क्या आ जाता है वो मतलब वो कह लें कि वो फिर समुद्री जो होता है वहां से उन जरियों से क्या करते हैं, अपने मुल्क को डिफेंड करते हैं कि कोई उस रास्ते से आके आपके कंट्री में एंटर ना हो जाए या आपकी कंट्री को नुकसान ना दे दे। तो ये है नेवल एक्सरसाइज। नेक्स्ट आप देखते हैं, रिसेंटली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान विजिटेड पाकिस्तान। अब ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर है अजरबैजान, उसने पाकिस्तान को विजिट किया था रिसेंटली। अच्छा, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, आपने इसकी डेट भी सर्च करनी है और उसको आपने याद करना है। ये आपका टास्क है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर डेट इसकी ऐड कर सकती थी, तो वो आपके लिए इजी था कि आपने बस उसको याद कर लेना है। लेकिन कुछ टास्क जो है बेटा वो आपने खुद भी करने हैं। अब आपने, अच्छा यहाँ पे उसका नाम क्या था, अलनूर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा एक और तरीका भी बता दूं इसको प्रिपेयर करने का। जब भी आपने इसको प्रिपेयर करना है तो आपने क्वेश्चंस, जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि इसमें से आपने देखना है पॉसिबल क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बने वो आपने याद करने। और अगर आपको लगता है ना कि इसमें से कोई और क्वेश्चन भी बन सकता है इसी क्वेश्चन में से, जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ रिसेंटली डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान विजिटेड पाकिस्तान, तो रिसेंटली में यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है। अगर इस तरह से क्वेश्चंस होंगे तो फिर आपने उसकी डेट जो है वो भी नहीं है, सर्च करनी है और आपने उसको याद करना है। आपने प्रॉपर अपने नोट्स बनाने हैं। बेशक ये करंट अफेयर्स हैं, बेशक ये न्यूज़ है, लेकिन अगर आप साथ साथ न्यूज़ नहीं सुनते या इसमें से कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो आपने, जब तक आप अपने नोट्स नहीं बनाते, उनको लिखते नहीं हैं, तो आपको ये चीज़ें याद नहीं होती। तो जाहिर है आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत करेंगे थोड़ा, इसको आपने क्रैमिंग करनी है, इसको भी आपने रट्टा लगाना है, तो ये चीज़ें आपकी कवर होंगी। चाहे कोई जितना भी इंटेलिजेंट है ना, तो बेशक वो वो भी कुछ हद तक क्रैमिंग ही कर रहा होता है, वो रट्टा ही लगा रहा होता है इन चीज़ों को। तो एक और चीज़ भी बेटा याद रखिएगा कि कभी भी आपकी जो इंटेलिजेंस है ना, उसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आपको कामयाबी मिलती है आपके हार्ड वर्क से। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको चीज़ें अच्छी याद नहीं होती, मेमोराइज नहीं होती उनको, तो वो प्रैक्टिस करें, उनको लिखें ज़्यादा से ज़्यादा, मेहनत करें, तो उनको भी इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। अब ये पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स जो बनी है जनवरी 17 में, वो है नाइजेरिया। और नाइजेरिया, अल्जेरिया, ये भी कहाँ पर है, ये भी उसमें है साउथ अफ्रीका में। एक आपने, हमने ये देखा और ऊपर हमने देखा था इंडोनेशिया। इन दोनों की आपने डेट्स याद रख लेनी है कि किसने कब जो है वो ब्रिक्स को ज्वाइन किया। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ पाकिस्तान इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025। अब ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, बेसिकली ये एक यूएस कंपनी है हेनले। वो क्या करती है, वो हर साल एक लिस्ट जारी करती है जो कि ये बताती है कि कौन सी कंट्री का पासपोर्ट जो है वो कौन सा रैंक पे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फर्स्ट रैंक पे होगा तो उसका मतलब क्या है कि उस कंट्री के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज में विदाउट उनको कह लें कि मतलब अगर उनके पास पासपोर्ट है तो विदाउट वीज़ा भी वो उस कंट्री में जा सकते हैं। जैसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है ना एम्बेसी से, तो उनको अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके पास पासपोर्ट है। वो उन कुछ मतलब आप कह सकते हैं कुछ कंट्रीज़ का उनके पास तरह से पासपोर्ट होता है कि वो डिफरेंट कंट्रीज में विदाउट एनी परमिशन वो जा सकते हैं, जस्ट उनके पास उस अपनी कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए। तो पाकिस्तान कौन से रैंक पे है, 103, 103, ठीक है, ये आपने याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विच टू कंट्रीज आर स्टिल कंसिडर्ड एंडेमिक फॉर पोलियो वायरस, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर हम इसकी बात करें ना, तो पोलियो वायरस की कहानी जो है वो काफ़ी पुरानी है। अब ये एक ऐसा वायरस होता है जो कि अटैक करता है ऑन डायरेक्टली नर्वस सिस्टम।
और नर्वस सिस्टम में भी ये अटैक करता है उस पे स्पाइनल कॉर्ड पे। जब ये वायरस स्पाइनल कॉर्ड पे अटैक करता है, अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, हम इंसानों की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये उस पे अटैक करता है वायरस। जब ये उस पे अटैक करता है, नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, तो नर्वस सिस्टम ही हमारी पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करता है। कोऑर्डिनेशन मीन, आपसे बात कर रही हूँ मैं, आपकी बात, आप मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करते हैं तो मैं उसका जवाब दूंगी, या मेरे सामने एक स्क्रीन ओपन है, या मैं भी आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ, तो मेरी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेटेड है। इट्स नॉट जस्ट अप टू माई वॉइस, और आप कह सकते हैं कि मेरी जुबान तक ये चीज़ें महदूद नहीं है, बस मैं बोल रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन होती है बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम। तो जब पोलियो अटैक करता है ऑन स्पाइनल कॉर्ड, तो उसके बदले में या उसके जरिए क्या होता है, उसके नतीजे में क्या होता है कि जो ह्यूमन पोलियो वायरस दैट इज कॉल्ड पोलियोमाइलाइटिस। और ये याद रखना आपने, ये कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है कि जो 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 है ना हो रही है किसी, आप कह लें कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, सॉरी इन्वायरमेंटल जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होती है। मतलब वो लोग जिनकी हाइजीन बहुत कम होती है, पूरे इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, तो फिर वायरस उन पर पड़ता है, जिसकी वजह से उनको पोलियोमाइलाइटिस हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन? अब ये पाकिस्तान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ना बेसिकली पाकिस्तान का एक गोल है, दैट इज ऑफ 5 years, 5 साल उनका, अच्छा 5 साल नहीं ज्यादा है, a pathway to make Pakistan a $1 trillion economy by 2035। मतलब 2035 तक पाकिस्तान को क्या करना है, $1 trillion इकोनॉमी बनाना है। दैट इज द, मतलब ये गोल है किसका, पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके पीछे ये गोल है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। ठीक है, और इसका नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ पाकिस्तान नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन? इसका नाम है उड़ान पाकिस्तान। इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है ना, कि इकोनॉमी को क्या करना है, बूस्ट करना है। अब इसमें 5 E's लिखे हुए हैं। ठीक है, 5 E's, ये 5 E's किस तरह से हैं, मतलब पहली तो चीज़ है एक्सपर्ट्स, लाइक के किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट्स जो हैं उनको, मतलब जितने भी पाकिस्तान में लोग हैं उनको एक्सपर्ट्स बनाना है, लाइक डिफरेंट ट्रेनिंग्स के जरिए, इस तरह। उसके बाद है ई पाकिस्तान। 5 E's है ना, तो नेक्स्ट है ई पाकिस्तान। ई पाकिस्तान में आ जाएगा कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज, जितने भी कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं, जैसे हाफिज नईम का ये रिसेंटली कोर्स था, मतलब डिफरेंट कंट्रीज में के ज्वाइन करें और कुछ हद तक जो है वो आईटी को सीखें मैक्सिमम लोग। उसके बाद है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। फिर है एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। और लास्ट पे है इक्वालिटी, इक्वालिटी और एम्पावरमेंट। ठीक है, एक तो सबके दरमियान बराबरी होनी चाहिए, दूसरा क्या करना है, एम्पावर करना है, मोटिवेट करना है, मोटिवेशन। ये 5 E's है। और ये प्लान 2024 से 2029 तक है, 5 साल है ये। जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ न्यू एआई कंपनी डीप सीक? ठीक है, अब ये जो पहले एआई कंपनी थी जो कि दैट वाज फ्रॉम यूएस, वो था चैट जीपीटी, वो था चैट जीपीटी। अब जो उसके बाद रिसेंटली एक और लॉन्च हुई है, मतलब कहने के मार्केट में आई है, डीप सीक। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये इसका बहुत कम इस पे खर्चा आया एज कम्पेयर टू चैट जीपीटी। मतलब कि अमेरिका ने उस पर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं चैट जीपीटी पे, लेकिन जो चाइना है उसने थोड़ी सी अमाउंट में क्या किया है, डीप सीक को बना के जो है ना वो आप कह सकते हैं कि लॉन्च कर दिया। अब ये देखें जरा, इसका जो फाउंडर है जरा उसको देखें, ये पिक्चर में उसका फाउंडर है और उसका नाम क्या है, लियोंग वेनफेंग। कब इसने लॉन्च किया, ऑन 20 Jan 2025।
20 जनवरी 2025 पे क्या किया था, डीप सीक को लॉन्च कर दिया। और डीप सीक भी क्या है का चैट जीपीटी, और इसमें बेसिकली एक एआई मॉडल है ना, एआई मॉडल है ये। अब जो एआई मॉडल होते हैं वो क्या करते हैं, आप डिफरेंट क्वेश्चन बेसिकली उन्होंने उनके अंदर इंस्ट्रक्ट क्या किया होता है, उन्होंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनको दी होती है, और वो ऐसे मॉडल्स होते हैं जो कि लाइक ह्यूमन ब्रेन काम करते हैं। वो जितनी भी ऑलरेडी मौजूद इंफॉर्मेशन होती है ना उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसको प्रोसेस करके मौजूद इंफॉर्मेशन, और कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिर उस जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे अंदाजा लगा के वो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ना जस्ट कंप्यूटर की, जस्ट कंप्यूटर या कोई भी कैलकुलेटर है, उसमें जो आपने डाटा दे दिया है, जो आपने उसको इनपुट दे दिया है, वही आपको आउटपुट देगा, अदरवाइज वो आपको एरर शो करेगा। लेकिन जो चैट जीपीटी है ये ऑटोमेटिकली है, जो डीप सीक है इनका जो सॉफ्टवेयर है, इन इसी तरह का कि आप जब जब इनसे डिफरेंट क्वेश्चंस करते जाएंगे, डिफरेंट टास्क लेते जाएंगे, तो ये अपने आप को और मॉडिफाई करता जाएगा। इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस ही ऐसी हैं कि जिस तरह से क्वेश्चंस आते जाएंगे ये अपने आप को और मॉडिफाई करता जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हु हैज बिकेम द फर्स्ट फीमेल मैनेजर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हिना मुनव्वर है, पहली फीमेल है जो कि मैनेजर बनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। अब इन इसका जस्ट हम ये देखेंगे कि इसका काम क्या होता है। इसमें जो मैनेजर है इसका काम क्या है कि जितने प्लेयर्स हैं उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन करवाना, पीसीबी से जो है ना वो कांटेक्ट रखना, कब इनकी कहाँ पे जो भी मतलब जब भी इन्होंने खेलना है, जो भी इन्होंने प्रैक्टिसेस करनी है, एक्सरसाइजेस करनी है, उसमें सारा का सारा उसको मैनेज करवाना, ठीक है। पीसीबी क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। होस्ट ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, तो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है बेसिकली ये हर साल जो है वो दुबई में होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है कि डिफरेंट गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं उनको इकट्ठा करना, ताकि वो फ्यूचरिज्म पे बात कर सके, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे बात कर सके। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी गवर्नमेंट के लीडर्स होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे और वो बात करेंगे किसके ऊपर, गवर्नमेंट समिट है ना, तो फिर गवर्नमेंट लीडर्स बैठेंगे और वो बात करेंगे फ्यूचर पे, और उस पर टेक्नोलॉजी पे बात कर सकते हैं और इनोवेशन पे। तो ये देखें ना, हम अगर हम देखें ना अभी करंटली भी तो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी पे ही ज्यादा काम हो रहा है। और इसका थीम देखें, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, थीम आपने याद रखना है इसका, ठीक है। थीम क्या है इसका, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट हम देख लेते अगर होता तो हम कहते हैं पाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ जो कंट्रीज लग रही हैं, ठीक है, उनके साथ भी आगे कोई और कंट्रीज लग रही हैं, कोई भी ओशन नहीं लग रहा, तो उसको हम बोलेंगे डबल लैंडलॉक कंट्री, ठीक हो गया। सिंपल तो हमने देखा, सिंगल लैंडलॉक कंट्री वो होगी जिसके साथ एक कंट्री है उसके साथ कोई भी ओशन नहीं है, उसके इर्द गिर्द कंट्रीज ही है। अब अगर एक कंट्री है सेंटर में, उसके इर्द गिर्द जितनी भी कंट्रीज है उनके इर्द भी कंट्रीज ही हैं और कोई ओशन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे डबल लैंडलॉक कंट्री। तो जो दुनिया में काफी सारे कंट्रीज हैं जो डबल लैंडलॉक है, मतलब कुछ और भी कंट्रीज है और कुछ जो है वो सिंगली लैंडलॉक्ड है। तो लेकिन एशिया के हवाले से कौन सी है, उज्बेकिस्तान। अब इसकी जो ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर हुई थी वो 1991 में हुई थी। इसका जो कैपिटल है वो है ताशकंद, करेंसी इसकी है सोम। ताशकंद इसका कैपिटल है और करेंसी है इसकी सोम। इसमें एक दरिया है, अमू दरिया, उसकी उन्होंने लेंथ यहाँ पे लिखी है 2540 किलोमीटर।
उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट बड़ा लिखा हुआ है अल-ख़वारिज़मी, जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि वो रियाजी के जो थे फाउंडर थे, मतलब रियाजी के इनको वालिद बाप कहा जाता था, और अलजबरा का फाउंडर भी इनको कहा जाता है, फादर भी अलजबरा का कहा जाता है। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने मूसा उनका असल नाम था। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज़्बेकिस्तान से। ये याद रखना, कहाँ से बिलोंग करते हैं? उज़्बेकिस्तान से। उसके बाद है इमाम बुखारी। ये कब पैदा हुए थे? फ्रॉम 810 एडी, और इनकी डेथ कब हुई थी? 870 में। ये भी कहाँ पर पैदा हुए थे? उज़्बेकिस्तान। तो ये दो इम्पोर्टेंट हस्तियाँ या दो इम्पोर्टेंट शख्सियात जो है वो कहाँ से हैं? उज़्बेकिस्तान से। उसके बाद है पाकिस्तान प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी टू विजिट चाइना। पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, उसने चाइना में कब विजिट किया? फ्रॉम 4 to 8 Feb 2025। ठीक है, 4 to 8 Feb 2025 में। और चाइना का प्रेसिडेंट क्या है? जी जिनपिंग, और पीएम क्या है? आयरन डोम स्टाइल। अब इसको आयरन डोम स्टाइल मिसाइल सिस्टम या मिसाइल सिस्टम, डिफेंस सिस्टम क्यों बोलती हैं? क्योंकि ये आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा वो काम करता है। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि कोई आयरन का शील्ड बना हुआ है, कोई आयरन उन्होंने अपने के इर्द गिर्द लगाया हुआ है, नो, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या? डिफेंस सिस्टम, ये वो डिफेंस सिस्टम का मतलब ही क्या होता है कि वो ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी को या आपकी कंट्री को और जो आपके एनिमीज हैं उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर बॉडी का डिफेंस सिस्टम है तो बॉडी में जो एनिमीज एंटर होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करेगा। तो जो किसी कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है वो बाकी कंट्री से आने वाली किसी भी चीज़ से क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। अब जो इनका सिस्टम है बेसिकली, ये इनके पूरी कंट्री में इस तरह से ये सिस्टम उन्होंने लगाया हुआ है, ये बेसिकली रडार सिस्टम ही है। ठीक है, बेसिकली क्या है? एक रडार सिस्टम ही है। तो ये इस तरह से पूरी कंट्री में उन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि अगर किसी भी साइड से कोई भी चीज़ अगर आ रही है एयर में, किसी भी साइड से, किसी भी डायरेक्शन से, किसी भी कंट्री से, तो ये क्या कर सकते हैं? उसको एड्रेस कर सकते हैं, उसको
मतलब खत्म कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं अपनी कंट्री को। जब ये हर साइड से, फॉर एग्जाम्पल इनका सिस्टम है कि ये अब ऑल साइड से ये क्या है, सिस्टम एक्टिव है, कहीं से भी आएगा ये उसको क्या कर देंगे, मिसाइल कहीं से भी आ रहा है ये उसको कहने के डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट हम देखते हैं विच इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट 2025। ब्रिक्स समिट का होस्ट कौन है 2025 में? ब्राजील। और एक और भी चीज आपने याद रखनी है कि ब्राजील में जितने भी समिट्स होते हैं वो रियो डी जेनेरियो में होते हैं। रियो डी जेनेरियो वहां पे एक रीजन है, वहां पे आप कह लें कि जो सिटी है उसका एक नाम, सिटी का नाम, और ये बहुत मशहूर है। यहाँ पे ही सारे समिट्स होते हैं, जो भी ब्राजील में होंगे वो रियो डी जेनेरियो में ही होंगे। नेक्स्ट फिर है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। पाकिस्तान नेवी होस्ट अमन 2025 एक्सरसाइज इन कराची। कब उसने की थी? फ्रॉम 7 to 11 Feb 2025। अब ये नीचे लिखा भी हुआ है उर्दू में, कराची में अमन बहरी मश्क का आगाज, मुख्तलिफ ममालिक के अफसरान की शिरकत। मतलब इसमें ये एक न्यूज़ जो है वो जियो न्यूज़ से एक स्क्रीनशॉट लिया गया है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप इम्पोज न्यू टैक्स प्लान ऑन विच कंट्रीज। वैसे तो उसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज पे जो है वो न्यू टैक्स प्लान इम्पोज किया है, तो इसमें यहाँ पे मेंशन है मैक्सिको, चाइना एंड कनाडा। तो आपने इसको दोबारा देखना है, ये भी आपका होमवर्क है। तो न्यू टैक्स प्लान क्या है इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। बेसिकली ये टैरिफ का प्लान है जो उसने इम्पोज किया है। अब ये है कि यहाँ से अगर कोई भी इम्पोर्टर्स जाते हैं और वो अमेरिका में अपनी चीज़ें सेल करेंगे, तो वहाँ की जो कंट्री, वहाँ के लोग जो भी चीज़ें खरीदेंगे तो उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान वहाँ पे चीज़ें बेच रहा है, तो पाकिस्तान के लिए उसने 10% अगर उसने टैक्स लगाया, टैरिफ लगाया, और दूसरी तरफ उसने इंडिया के लिए 30% उसने टैरिफ लगा दिया, तो लोग क्या करेंगे, किसकी प्रोडक्ट्स लेना पसंद करेंगे? पाकिस्तान की, क्योंकि उस पर उनको टैक्स कितना पड़ेगा? 10%। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, मतलब कुछ कंट्रीज पर टैक्स इसने टैरिफ ज्यादा कर दिए और कुछ कंट्रीज पे इसने टैरिफ कम कर दिए। अब इस तरह से इसके बारे में इंडिया को भी यही था, और इसके पीछे भी एक रीज़न यही थी कि थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इसने इंडिया के टैरिफ्स, जो इंडिया पे टैरिफ्स जो लगाए हैं वो ज़्यादा हैं, टैक्स जो है वो ज़्यादा इम्पोज किए हैं, और उससे जो इंडिया था उसको मतलब एक चीज़ का नुकसान होगा कि लोग उसकी जो इम्पोर्ट्स होंगी अमेरिका में वो कम होंगी। मतलब लोग जो उसकी चीज़ें होंगी वो लोग कम खरीदेंगे क्योंकि उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो अमेरिका इस तरह से क्यों कर रहा था? क्योंकि इंडिया जो है वो से ऑयल ले रहा था, ऑयल, ठीक है। और रशिया की यूक्रेन के साथ वार चल रही थी, और यूक्रेन और अमेरिका दोनों क्या है? एक साथ, ठीक है, एक साथ इस तरह से है कि मतलब कि वो रशिया के अगेंस्ट है। ये चीज़ें आप फिर मज़ीद जो है वो आप इनको जो है वो वेरीफाई करें, मज़ीद इनको सर्च करें। वैसे जितना ज़्यादा आप खुद इन चीज़ों को सर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपके पास नॉलेज आएगा, ज़्यादा चीज़ें आपको अंडरस्टैंडेबल होंगी, और उतना ज़्यादा आप इनको मेमोराइज कर सकेंगे, और पेपर में अच्छे तरीके से आप अपने आप को जो है वो अपना पेपर अच्छे से करेंगे, ठीक है। बाकी जितने भी आपके जो आपको पढ़ा रहे होते हैं टीचर्स, वो तो अपना 100% पे करते हैं, लेकिन आप भी कोशिश करें कि अपना 150% पे करें, अगर आप लोगों ने सक्सेस, वाकई आपको कामयाबी चाहिए तो। अब एंड पे कुछ इंटरनेशनल डेज हैं, ठीक है, उनके बारे में आपने याद रखना है। इंटरनेशनल वुमेन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? मार्च 8 को, ठीक है, 8 मार्च। और इसका थीम क्या है? एक्सेलरेट एक्शन।
एक्सेलरेट एक्शन का मतलब क्या है कि वुमेन को किसी ना किसी तरीके से एम्पावर करना, कि जो भी काम कर रही हैं उसको उसमें इनको मोटिवेट करना, इनको एम्पावर करना। तो थीम क्या है? एक्सेलरेट एक्शन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल वाटर डे ऑब्जर्व्ड ऑन 22 मार्च। 22 मार्च में, मार्च को ये जो है वो मनाया जाता है वाटर डे। और जो 2025 में इसकी थीम थी वो क्या थी? ग्लेशियर्स प्रिजर्वेशन, कि ग्लेशियर्स को क्या किया जाए? प्रिजर्व किया जाए। क्योंकि अगर हम करंट देखें, करंटली अगर हम देखें तो फिलहाल अगर पूरी दुनिया का जो है वो है मतलब अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो वो पॉपुलेशन है, और डायरेक्टली जो पूरी दुनिया को हिट कर रहा है वो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रही है ना। जब इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज्यादा है तो वो किसको हिट कर रही है? टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही है। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो ग्लेशियर्स को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिसके बदले में, जिसके नतीजे में सैलाब आ रहे हैं। ठीक है। वाटर लेवल जो है वो समुद्रों का ज्यादा हो रहा है। पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया को क्या हो रहा है? इसके नुकसानात को देखना पड़ रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे। तो वर्ल्ड में जो टीबी का दिन है, टीबी क्या है? ट्यूबरकुलोसिस, इसको हम जुबान में टीबी या फिर फेफड़ों की बीमारी भी बोला जाता है। वो कब मन सेलिब्रेट किया जाता है? 24 मार्च 2025। 24 मार्च बेसिकली क्या है? उसका डे है। तो इसका थीम आपने याद रखना है, ये वी कैन एंड टीबी, कॉमिट, इन्वेस्ट एंड डिलीवर। क्या है कि हम कमिट कर सकते हैं, फिर इन्वेस्ट करके फिर हम इसको खत्म कर सकते हैं। जी बच्चे, क्लियर है सबको यहाँ तक? आज हमने जितने भी फेड मतलब क्वेश्चंस एड्रेस किए हैं वो सबको क्लियर है? यस मैम। मैम मैम एक क्वेश्चन आपसे जी पूछना था। बच्चे। जी जी। मैम जो आपने बताया फेडरल बोर्ड रेवेन्यू है, ये टैक्स जो है बताइए, गवर्नमेंट का इदारा है, ये टैक्स कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट को देता है, तो ये क्या प्राइवेट से भी टैक्स कलेक्ट करता है? किसके कलेक्ट करता है? आपने बताया कि जो एफबीआर है, एक ऐसा इदारा है जो कि लोगों से मतलब टैक्स कलेक्ट करता है, टैक्स। जी तो जी। ये गवर्नमेंट से तो करता है, क्या ये प्राइवेट से भी करता है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं? बेटा ये जो एफबीआर है ना, उसका मतलब क्या होता है? ये सबसे टैक्स बेसिकली इसने कलेक्ट करने होते हैं। जितने भी टैक्सेस होते हैं ना, देखिए अब इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है, जैसे आप लोग हैं, ठीक है, कोई भी प्राइवेट इदारा, टैक्स का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने किसी प्राइवेट इदारे से जाके कहना कि हम इतने टैक्स दो। ठीक है। जी जी टैक्स का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है। ठीक है। तो जो सेल, आप कोई भी चीज जाके खरीदते हो तो आप टैक्स पे करते हो ना शॉपकीपर को, जी ये जी। वो टैक्स इन्होंने कलेक्ट करने आते हैं। लेकिन अब ये एफबीआर वाले जो लोग हैं डायरेक्टली जाके उससे, शॉपकीपर जो बंदा है उससे जाके ये टैक्स नहीं लेंगे, बल्कि जो नीचे लोग होंगे वो पहले टैक्स कलेक्ट करेंगे। ठीक है। फिर जो ऊपर जी बंदा बैठा होगा उसके पास टैक्स आएंगे, फिर लास्ट पे जो पैसा होगा वो सारा किस पे पास जाएगा? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। तो टैक्स तो फिर ओके। सबने पे करना होगा। जी सब जी। पे करते हैं, लेकिन मतलब समझ आ रही है ना आपको? ये हर बंदे ने हाँ टैक्स जी। पे करना है। इनकम पे भी उसके टैक्स है। अगर कोई एम्प्लॉय है उसके इनकम पे टैक्स। लेकिन जो कुछ बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने आप को कंपनसेट कर देते हैं। ठीक है। कंपनसेट, जैसे फाइलर और नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट भी आपको पता ही होगा, कि जो फाइलर होते हैं उनके पे ये एक चीज होती है कि उन्होंने एक साल में इतना टैक्स पे करना है। ठीक है। एक दो बंदे हैं फॉर एग्जाम्पल, एक फाइलर है दूसरा नॉन फाइलर है। तो फाइलर पे ये फिक्स है कि उसने एक साल का फॉर एग्जाम्पल 10,000 टैक्स पे करना है। तो वो क्या करेगा? उसने कोई चीज़ें खरीदी हैं, कोई ना कोई उसने पूरे साल में चीज़ें खरीदी हैं, और अगर उसके पूरे साल में जो उसने टैक्स दिया है तो वो 10,000 से एक्सीड कर गया, तो जो 10,000 से एक्सीड कर गया टैक्स, वो उसको वापस मिल जाएगा। क्योंकि उसने, उसके बारे में पहले ये कि फाइलर है, उसने एक साल का 10,000 टैक्स पे करना है। समझ आ रही है? जो नॉन फाइलर होगा, जिसने अपने आप को फाइल नहीं करवाया हुआ, उसने अगर 40,000 टैक्स दे दिया साल का, तो उसका 40,000 ही जाएगा, कि वो फाइलर नहीं है तो उसका फिक्स नहीं है कि उससे कितना टैक्स देना है। लेकिन अगर फाइलर बनते हैं तो अगर आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हो तो आप अपना करके अपना जो टैक्स है वापस पे ले सकते हो। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी इंस्टॉलमेंट्स पे कोई चीज़ें ली हैं, या कोई भी आपने खरीदारी की है, अपने कार ली है, अपने बाइक ली है, आपने कोई भी अपनी प्रोडक्ट ली है, तो उस पर आप टैक्स पे करते हो। वो होता है सेल टैक्स, जो आपने दे के चीज़ लेनी होती है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होती है, घरेलू सामान कोई भी चीज़ है, तो वो जब भी आप खरीदते हो, जो जिसके ऊपर प्राइस लिखी होती है आप उसको पे करते हो, और आप उसको सेल टैक्स भी पे करते हो। समझ आ रही है? तो यस ये जो मैम। सेल टैक्स होता है यहाँ पर मुझे करना होता है। जी।
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? मैं क्लास एंड कर रही हूँ और नोट्स में शेयर कर दूंगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे।